सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी? आप लोग को मैं तारामंडल पढ़ा रही थी, ठीक है। उसी में से कुछ मेन मुख्य तारामंडल थे, तो मेन ग्रुप ऑफ स्टार थे, वो हम लोग को पढ़ने थे, ठीक है। तो उसी को क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं उसमें आप लोग को मैंने क्या क्या बता दिया था? मैंने नक्षत्र के बारे में बता दिया था, तारामंडल के बारे में बता दिया था। उसके बाद जैसे कोई कोई मेन चीजें हो गई, वो सारी चीजें मैंने कल बता दी थी, ठीक है। अब उसके बाद आज मुझे क्या बताना है? तो आज मुझे बताना है मेन चीज, जो सप्तऋषि तारामंडल थे, लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि, इनके बारे में बताना है, ठीक है। जो हंटर तारामंडल था, इसके बारे में बताना है, और आगे ऐसे टॉपिक कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो स्टार्ट करना है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको तारामंडल में टॉपिक वाइज लिखवा रही थी, तो इसमें आप लोग को एक क्या लिखना है पॉइंट, उसी में पॉइंट आगे जोड़ के लिखना है कि जो साइरस तारा है, साइरस तारा कौन सा तारा है? साइरस तारा। साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। कौन सा? साइरस तारा जो है वो सबसे चमकीला तारा है। साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है। कौन सा तारा? तो साइरस तारा सबसे इस साइड लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद लाइट आ रही होगी, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अच्छे से आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कौन सा तारा लिखना है आप लोग को? साइरस तारा। साइरस तारा कैसा तारा है? सबसे चमकीला तारा है। कौन सा तारा? साइरस तारा जो है सबसे चमकीला तारा है। कैसा है? तो सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। कौन सा तारा? तो साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है? टॉपिक देख लेती हूँ मैं। हाँ, तो मुझे हंटर तारामंडल पढ़ाना है। इसके बाद क्या पढ़ाना है? हंटर तारामंडल। देखो, मैंने क्या बताया था आप लोग को? तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? तो मैंने आप लोग को बताया था कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तो अब तारामंडल में कुछ तारामंडल हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि तारों के जो समूह हैं उनको काल्पनिक रेखा बनाकर, जैसे कुछ तारे हैं, जैसे मैंने बताया, समझ लो आप यहाँ पर एक तारा है, ठीक है। कोई तारामंडल है, तारों का समूह है, एक यहाँ पर तारा है, फिर एक यहाँ पर तारा है, फिर एक यहाँ पर तारा है, उसके बाद एक यहाँ पर तारा है, फिर उसके बाद एक ये तारा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग इसको आप लोग क्या करो, इमेजिन करो कि आप लोगों ने इस लाइन को जैसे मिला दिया, तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस सर्कल के हिसाब से इसका कुछ नाम रख दे कि ये कैसा तारामंडल है, गोल तारामंडल है, या फिर इसका कुछ भी नाम रख दे, तो इसका नाम हो जाएगा अलग से कि ये कौन सा तारामंडल है। वैसे ही जो हंटर तारामंडल है उसमें क्या है, कैसी आकृति बनती है? शिकारी के आकार का है ये। कैसा? शिकारी के आकार का है। ऐसे है, देखो, एक तारामंडल यहाँ पे है, एक ऐसे है, ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे एक तारा यहाँ पे है, उसके बाद एक तारा यहाँ पे है, ठीक है। फिर ऐसे करके कुछ है, और ऐसे 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 यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, और बीच में इसमें यहाँ पे बीच में ज्यादा तारे हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, बीच में ज्यादा तारे हैं, उसके बाद एक तारा यहाँ पर है, तो इसको ऐसे मिला दिया, तो ये कैसा हो गया? शिकारी के आकार का हो गया। कैसा तारा हो गया? देखो, यहाँ पर ये कोई लाइन नहीं खींची हुई है या फिर ऐसे बना हुआ नहीं पाया गया है, बस हाँ, तारों की स्थिति ऐसी पाई गई है, तो उसमें ऐसा लगा लोगों को जैसे इसको काल्पनिक रेखा द्वारा मिला दिया जाए, तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? ये शिकारी की तरह दिखने लगेगा, और इसको नाम दे दिया जाएगा हंटर तारामंडल। क्या नाम दिया जाएगा? तो हंटर तारामंडल, ठीक है। तो आप लोग
लोग हेडिंग डालिए हंटर तारामंडल। आप लोग को मैंने समझा दिया हंटर तारामंडल इसको क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये शिकारी की तरह दिखता है। तो हेडिंग डालिए हंटर तारामंडल, हंटर तारामंडल हेडिंग डालिए। फिर उसमें लिखना है कि हंटर तारामंडल शिकारी की तरह दिखता है, इस कारण इसे हंटर तारामंडल कहते हैं या फिर शिकारी तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट लिखना है आप लोग को, इतना लिख लीजिए, पहले लिख लिया। उसके बाद आगे आप लोग को लिखना है इसी में कि इसको मृग तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हंटर तारामंडल को मृग तारा भी कहते हैं। उसके बाद हंटर तारामंडल जो हेडिंग डाल के मैंने लिखवाया वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्या लिखना था कि हंटर तारामंडल हेडिंग डालनी थी, उसमें लिखना था कि हंटर तारामंडल जो होता है इसको हंटर तारामंडल क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये शिकारी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शिकारी तारामंडल कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना था इसी में कि इसको मृग तारामंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मृग तारामंडल भी कहते हैं। उसके बाद देखो मैंने जो बताया, जैसे हंटर तारामंडल को मैंने कैसे बताया कि यहाँ पर मान लो एक तारा है। ठीक है, इसकी आकृति मैंने देखो आप लोग को कैसे बताई थी। ये किसकी आकृति में बना रहे हैं, तो हंटर तारामंडल की। किसकी है, तो हंटर तारामंडल की। ठीक है, किसकी आकृति है ये, तो हंटर तारामंडल की आकृति है। इसको ऐसे मिला दो तो ये किसकी तरह दिखने लगता है, शिकारी की तरह, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हंटर तारामंडल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इसके बीच में तारों की संख्या अधिक होती है। ये देखो बीच में क्या है, तारों की संख्या अधिक है। शिकारी तारामंडल के बीच में तारों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद ये जो शिकारी तारामंडल है इसके किस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, इसके साउथ वेस्ट में क्या है, साइरस तारा स्थित है। अभी मैंने आप लोग को बताया साइरस तारा क्या है, सबसे चमकीला तारा है। ये कौन सा है, साइरस तारा। साइरस तारा है ये, और ये हंटर तारामंडल के किस जगह पर स्थित है, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा तारामंडल, सॉरी कौन सा तारा स्थित है, तो साइरस तारा स्थित है। किस तारामंडल के साउथ वेस्ट में स्थित है ये, तो हंटर तारामंडल के साउथ वेस्ट में साइरस तारा स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला मुझे क्या पढ़ाना है, सप्तऋषि के बारे में। तो सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि के क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें 7 तारों का ये समूह है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। क्यों इसको सप्तऋषि कहते हैं, तो क्योंकि इसमें 7 तारों का समूह है, इसलिए सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक लघु सप्तऋषि और एक वृहद सप्तऋषि। एक उर्सा माइनर होता है और एक उर्सा मेजर होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपको बताना है क्या, तो सप्तऋषि के बारे में। किसके बारे में, तो सप्तऋषि के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यही है कि सप्तऋषि को सप्तऋषि क्यों कहते हैं, तो सप्तऋषि को सप्तऋषि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 तारों का समूह है। सप्त ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि में कौन कौन से सप्तऋषि हैं, एक लघु सप्तऋषि और दूसरा कौन सा है, वृहद सप्तऋषि। एक है हमारा लघु सप्तऋषि, एक कौन सा है, लघु सप्तऋषि, और दूसरा कौन सा है, तो वृहद सप्तऋषि। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो वृहद
वृहद सप्तऋषि हो जाएगा। कौन सा वृहद सप्तऋषि? ये होता है लघु सप्तऋषि, होता है उर्सा माइनर, और जो वृहद सप्तऋषि क्या होता है वो उर्सा मेजर। ठीक है, ये दोनों सप्तऋषि है। उसके बाद मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको वृहद सप्तऋषि के बारे में, फिर बताऊंगी लघु सप्तऋषि के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए वृहद सप्तऋषि। क्या हेडिंग डालना है आप लोग को? तो वृहद सप्तऋषि हेडिंग डालिए और उसमें लिखना है वृहद सप्तऋषि में तारों की संख्या 7 है। वृहद सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी है? तारों की संख्या तो वृहद सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी है? 7 है। उसके बाद ठीक है, तो वृहद सप्तऋषि को आपने लिख लिया कि वृहद सप्तऋषि में तारों की संख्या क्या है? 7 है। वृहद सप्तऋषि क्या है? तो ये 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, अब वृहद सप्तऋषि को मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे 7 तारों का समूह है तो 7 तारे ऐसे हैं। पहले 4 तारे, यहाँ पे शायद आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट के ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके मैं ऊपर बना दूंगी, तब आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज करे दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ? तो वृहद सप्तऋषि। तो यहाँ पे लिख देती हूँ वृहद क्या हो जाएगा? तो वृहद सप्तऋषि। अब देखो वृहद सप्तऋषि में क्या है? यहाँ पर 2 तारे हैं। सबसे पहले कहां पर? यहाँ पर 2 तारे हैं। उसके बाद ये 2 तारे हो गए, फिर एक तारा ये है, एक तारा ये है, और एक तारा ये है। ठीक है, कितने तारे हो गए? 7 तारे हो गए। ये 4 तारे और 3 तारे ये। अब इसको आप लोग काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाइए। ये मिला दिया तो ये क्या बन गया? वृहद सप्तऋषि। इसको क्या कहते हैं? तो वृहद सप्तऋषि कहते हैं। ऐसे आप लोग बना लीजिए। बाकी नोट्स में मैं अच्छे से बना के दूंगी, बट अभी नोट्स कहाँ पे दूंगी ये मुझे अभी भी नहीं मालूम है। ठीक है, जिस दिन नोट्स का अच्छे से इंतजाम हो जाएगा उस दिन मैं आप लोग को बता दूंगी कि नोट्स कहाँ पे दूंगी, वहां से आप लोग जाके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, तो वृहद सप्तऋषि हो गया। उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोग को लघु सप्तऋषि के बारे में। कौन सा सप्तऋषि? तो लघु सप्तऋषि, यानी कि उर्सा माइनर। क्या हो जाएगा? तो उर्सा माइनर हो जाएगा, उर्सा माइनर। तो लघु सप्तऋषि। अब लघु सप्तऋषि में क्या है? तो ये भी 7 तारों का समूह है। लघु सप्तऋषि हेडिंग डाल के आप लोग को लिखना है कि लघु सप्तऋषि भी 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, अब लघु सप्तऋषि का आकार कैसे होता है तो मैं इसको बताती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे उसमें लघु सप्तऋषि जो होता है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि लघु सप्तऋषि वृहद सप्तऋषि की आकृति का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। किसका? वृहद सप्तऋषि की आकृति का लघु सप्तऋषि बिल्कुल उल्टा होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है इसमें कि लघु सप्तऋषि के जो तारे होते हैं उनको काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाने पर जो तारा ऊपर पड़ता है, ठीक है, उस तारे के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है? ध्रुव तारा पाया जाता है। आप लोग संक्षिप्त में ऐसे कह सकते हो शॉर्ट में कि लघु सप्तऋषि के ऊपर क्या पाया जाता है? ध्रुव तारा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लघु सप्तऋषि बना दूं, उसके बाद ध्रुव तारा की स्थिति आपको बताऊंगी।
तो यहाँ पर ये क्या हो गए, तारे हो गए, 4 तारे सबसे पहले यहाँ पे बनाने हैं, ये बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर कितने तारे बनाने हैं, 3, एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है, अब इसको काल्पनिक रेखा द्वारा आप लोग मिलाइए, ऐसे मिला देना है। ये क्या हो गया, लघु सप्तऋषि बन के तैयार हो गया। अब मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इनके तारों को काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाने पर इसके ठीक ऊपर जो तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। अब देखो इसको काल्पनिक रेखा को बढ़ाकर देखो, इसके ठीक ऊपर ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा तारा है, तो ये ध्रुव तारा है। ये कौन सा तारा हो गया, ध्रुव तारा हो गया। तो आप लोग को ऐसे देख लेना है कि जो लघु सप्तऋषि होता है उसके ऊपर क्या है, ध्रुव तारा पाया जाता है। ध्रुव तारा के बारे में मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिया था कि ध्रुव तारा जो होता है, इसको पहले के जमाने में क्या करते थे, प्राचीन समय में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते थे। किसका, ध्रुव तारा का। किस लिए यूज करते थे इसका, तो दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे बना लेना। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, नक्षत्र। तो देखो नक्षत्र के बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा सा उस दिन बता दिया था कि सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, और सूर्य से निकट स्थित तारों के समूह क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद क्या पढ़ना है, नक्षत्र। तो नक्षत्र किसे कहते हैं, सूर्य के समीप स्थित तारों के समूह समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के निकट स्थित तारों के समूह को, सूर्य के निकट स्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, स्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र कहलाता है। तारों का, सूर्य के पास स्थित तारों का समूह क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और जो सूर्य से दूरी पर स्थित तारों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, तो तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अब नक्षत्र की संख्या कितनी है, तो नक्षत्र की संख्या 27 है, और तारामंडल की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी, तो 88 है। तारामंडल की संख्या कितनी है, 88 है, और नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27, यानी कि 27 नक्षत्र है। और देखो एक भारतीय मनुष्य ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है, बट उसे अभी क्या नहीं किया गया है, नक्षत्र अच्छे से डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसलिए आप लोग को अभी क्या बताना है कि केवल अभी 27 नक्षत्र है। ठीक है, भारतीय मनुष्यों ने क्या किया है, एक 28वें नक्षत्र, कौन से नक्षत्र, तो 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। 28वें नक्षत्र का नाम क्या दिया उन्होंने, अभिजीत। 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। ठीक है, 28वां नक्षत्र क्या है, अभिजीत। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसके बाद देखो नक्षत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नक्षत्र में कुछ जो प्रमुख नक्षत्र है वो मैं आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगी, वो आप लोग को याद रखना होगा। जैसे चित्रा नक्षत्र हो गया, विशाखा नक्षत्र हो गया, माघा नक्षत्र हो गया, ऐसे करके। ठीक है, चित्रा, हस्त, विशाखा, माघा, ये हमारे नक्षत्र के नाम है। तो कुछ नक्षत्र आप लोग को टोटल नहीं याद करने हैं, 27 है। 27 में से आप लोग को कुछ नक्षत्र जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को याद रखना है, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो जब मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगी उसमें ये सारा होगा कि नक्षत्रों के नाम लिखे होंगे, उन जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम लिख दूंगी, और उनको आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो ये नया टॉपिक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगी, क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, उसके बाद
आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है, और जो सूर्य है वो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बताई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसे अपने आप से तो नहीं आ गया कि ब्रह्मांड आ गया उसके बाद हम लोग अपने आप से पैदा हो गए और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने लगो। ठीक है, तो ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है। देखो, अब ये सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? तो जैसे मैं हूं, अगर मुझे पता हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो मैंने अपना कुछ तर्क दे दिया, अपनी डिफिनेशन दे दी कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसी हुई थी, तो वो मेरा सिद्धांत हो गया। ठीक है, जैसे अलग अलग लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, तो सबके अलग, इसलिए उसको क्या कहा गया है? सिद्धांत। नहीं तो अगर कोई एक ही व्यक्ति दे देता तो सीधे वही सब लोग पढ़ लेते। लेकिन कई लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसे कि तारे की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, इसका भी कई लोगों ने सिद्धांत दिया है। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी है, इसमें डबल स्टार थ्योरी है, मोनो स्टार थ्योरी है, ये आप लोग को सब मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है। आज की क्लास में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ये आपको समझ में आया है कि नहीं? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया है तब भी कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। जो चीज नहीं समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है। मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।